नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में तैनात वर्ष 2021 बैच के आईएएस अधिकारी आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज बैठक होगी। इस बैठक में देश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत बनाने पर चर्चा की। कल केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मिलने का समय मांगा, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2.5 घंटे का समय व्यर्थ गया। तृणमूल के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते 8:30 बजे कार्यालय से निकली हूं। उन्होंने कहा कि तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था, लेकिन बाद में वे तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलना चाह रहे थे, जो कि कार्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध था। संबंधित भेंट के तय विषयों से वो पीछे हट गए, क्योंकि उनका उद्देश्य भेंट करना नहीं था, उनकी मंशा राजनीति करने की थी। तृणमूल नेताओं द्वारा की गई यह अत्यंत शर्मनाक घटना है। आयुष्मान भव अभियान के तहत करीब 64,000 लोगों ने अपने अंगदान करने का संकल्प लिया है। यह अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भव अभियान बहुत सफल रहा और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि लगभग 2,70,000 स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए। 1,61,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान लगभग 64 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए और 1 करोड़ से अधिक आभा कार्ड बनाए गए। 14,157 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें करीब 2,28,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। और जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना है। 3 जुलाई को इस साल सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। और खबरों के अनुसार यह तलाशी आबकारी नीति केस के सिलसिले में हो रही है। इससे पहले 24 मई को इसी केस के सिलसिले में संजय सिंह के कारोबारियों के यहां ईडी ने छापा मारा था। दिल्ली की एक अदालत ने वीआईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया यह 5वां समन है। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 5 अक्टूबर को एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दल ने राजनीतिक दलों के मुद्दों पर विचार किया।
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के साथ निर्वाचन आयोग ने बैठक की। बैठक में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भाग लिया। 6 राष्ट्रीय दलों और 4 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधिमंडलों ने अलग से निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग आज तेलंगाना के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगा। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के लिए आज मतदान हो रहा है। कारगिल के 26 सीटों पर 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 278 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें से 114 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है और 99 मतदान केंद्र संवेदनशील है। और आज हमारी वायुसेना को तेजस का नया संस्करण मिलने जा रहा है, जो एक ट्रेनर वर्जन होगा। इसकी निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज इसे वायुसेना को सौंपेगी। बेंगलुरु में यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, HAL अध्यक्ष CB अनंत कृष्णन मौजूद रहेंगे। 8 अक्टूबर को 91वां एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। इससे पहले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किस तरह से ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त को सेना ने सफल साबित किया और लोगों की मदद की। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया कि सेना महिलाओं को प्राथमिकता देती है और महिलाएं सेना में शामिल होकर देश का परचम लहरा रही है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुटों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध दोनों समूहों के सहयोगी संगठनों पर भी लागू होगा। इन पर देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि NLFT और ATTF का उद्देश्य भारत से अलग कर त्रिपुरा को अलग राष्ट्र बनाना है। केंद्र सरकार का मानना है कि दोनों गुट विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आतंक फैला रहे हैं। ये दोनों गुट नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या में शामिल रहे हैं। 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य के सतना में 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गहलोत ने बताया कि उन्हें 2 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बचाव कार्य चलाया गया और दोनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उदयपुर जयपुर ट्रैक से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन दुर्घटना होने से बच गई। कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर बिछाए थे। इसके अलावा जॉइंट के पास लोहे की छड़ भी इस तरह से फंसा दी थी कि बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO ने बताया कि जांच एजेंसी इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी अगले 4 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं सोनभद्र जिले के चुर्क में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता।
ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। खबरदार अंग्रेजों के पुछल्लो, अपनी औकात मत भूलो और जाकर कह दो अपने मालिक से हम वो सब वापस लेंगे जो तुमने हमसे लूटा है। Who is this man? मेरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू। ये तो मने मिरुडू है, हमारे यहाँ मन्ना मिरुडू है। अपना हक हम दहाड़ ले जाएंगे, मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। स्वराज में देखिए अल्लूरी सीताराम राजू की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। इस बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अक्टूबर को किया जाएगा। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर है, लिहाजा नजरें इसी बात पर टिकी होंगी कि क्या इसे बदला जाएगा या फिर यथावत रखने का फैसला होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति इस विषय पर गौर करेगी। रेपो रेट एक ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रिजर्व बैंक ने मई 2002 में नीतिगत दर बढ़ाना शुरू किया, जो इस साल फरवरी में बढ़कर 6.5% हुआ, लेकिन फिर पिछली 3 बैठकों से रेपो रेट को स्थिर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल को पार कर गए हैं। फिलहाल कच्चे तेल के दाम $90.72 के आसपास बने हुए हैं। सरकार ने अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, उसे रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर खतरनाक हैं, इसलिए इसके आयात पर रोक लगाना उचित है। वैश्विक बैंक ने भारत के राजकोषीय प्रबंधन और नीतियों की तारीफ करते हुए भारत की जीडीपी में वृद्धि दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की वृद्धि दर G20 देशों में दूसरी सबसे अधिक और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के औसत से लगभग 2 गुना है। देश में कोयला उत्पादन सितंबर महीने में 15.81% बढ़कर 6.72 करोड़ टन पर पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 5.80 करोड़ टन था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगले कुछ सालों में पूर्वोत्तर में नई परियोजनाएं स्थापित करने और क्षमता विस्तार पर 2,600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। एरिक्सन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में तेजी से 5G सेवाओं की पहुंच बढ़ने से इस वर्ष 3.1 करोड़ 5G स्मार्टफोन बिकने की उम्मीद की जा रही है। प्रीमियम कार निर्माता कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी लोकप्रिय सेडान होंडा सिटी का एलिगेंट एडिशन और मिड सेडान होंडा अमेज का एलिट एडिशन पेश किया। वाहन बनाने वाली कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने कहा कि भारत में अब उसके सभी मॉडल 6 एयरबैग के साथ आएंगे। कुरियर सेवा प्रदाता कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने 1 जनवरी से अपनी सामान भेजने की दरों में 9.6% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ऊंची मुद्रास्फीति और परिस्थितियां प्रतिकूल रहने से इस साल देश में स्मार्ट टीवी की बिक्री में 7% की गिरावट का अनुमान है। पाकिस्तान ने देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों को अगले महीने से बाहर निकालने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए लगभग 17 लाख शरणार्थियों की जिंदगी संकट में आ गई है। तालिबान सरकार आने के बाद से ही अफगानिस्तान के लाखों लोग पाकिस्तान सीमा में शरण लिए हुए हैं। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के 234 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब सदन ने 216-210 वोटों के साथ स्पीकर का पद खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मैकार्थी ने कहा कि सही काम करना कभी आसान नहीं होता है, मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है।
सिविल फ्रॉड केस की सुनवाई से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर विवादित टिप्पणी करने के बाद न्यायालय ने ट्रंप पर कार्रवाई की है। सिविल फ्रॉड केस की सुनवाई के बाद न्यूयॉर्क की एक अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नागरिक व्यापार पर सीमित प्रतिबंध लगाया है। नाइजीरिया में माली के साथ लगने वाली सीमा के पास सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में लगभग 29 नाइजर सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना को लेकर नाइजीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान से लौटने के समय घात लगाए सशस्त्र विद्रोहियों ने नाइजीरियाई सैनिकों पर हमला किया। इटली के वेनिस में एक बस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। बस में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। घटना पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दुख जताया है। मेलोनी ने कहा है कि घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। अपनी भौगोलिक सुरक्षा को देखते हुए फ्रांस ने आर्मेनिया को भविष्य में हथियार मुहैया करवाने पर सहमति जताई है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने अपनी आर्मेनिया यात्रा के दौरान कहा कि फ्रांस आर्मेनिया के क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सजग है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ देश की उत्तर पूर्व हिस्से का दौरा करके युद्ध की स्थिति का जायजा लिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने देश में नई राष्ट्रीय दवा नीति शुरू करने की घोषणा की है। नई राष्ट्रीय दवा नीति के उद्देश्य कोकीन उत्पादन में कटौती करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े वनों की कटाई को रोकना है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सिक्किम में आई भयानक बाढ़ के कारण 23 आर्मी जवान लापता हो गए हैं। और इस खबर पर फोन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सुधीर, क्या कुछ अपडेट है इस समय? देखिए, ये सरल क्लाउड बर्स्ट है जो लोनाक लेक है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ फ्लैश फ्लड आई थी। उसकी वजह से जो तीस्ता रिवर है उसकी लैचन वैली में ज्यादा पानी बढ़ा है और उसकी बाद से जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी ज्यादा गया और इसी वजह से उस किनारे पे जो आर्मी के व्हीकल्स पार्क थे, करीब 41 जो है आर्मी की जो गाड़ियां जो पार्क थी वो डूब चुकी हैं। और अभी तक सेना की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें करीब 23 आर्मी पर्सनल मिसिंग है। अभी राहत और बचाव का काम जारी है। इसके लिए पहले भी कुछ घंटे पहले मौसम विभाग की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई थी कि एक सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से जो फ्लैश इन इलाकों में पानी भर सकता है, तो उसकी चेतावनी दी गई थी। लेकिन चूंकि वक्त काफी कम था, अभी यही जानकारी मिल रही है जो सेना की तरफ से, जो सेना के प्रवक्ता हैं गुवाहाटी के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि वहाँ करीब 41 जो गाड़ियां हैं सेना की वो इसकी वजह से ही पानी में डूब गई हैं और करीब जो 23 आर्मी पर्सनल वो मिसिंग हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है, और जैसा कि आपने बताया कि पहले भी चेतावनी यहां पर दी गई थी लेकिन बावजूद समय कम था और यहां से सेना के जो लोग थे उन्हें बाहर नहीं निकाला जा पाया था, तो किस तरह का ये इलाका है मूलतः रूप से? देखिए, नॉर्थ सिक्किम जिस तरीके के हम सभी लोग जानते हैं हिली ट्रेन है काफी, और चूंकि ऊपरी इलाकों से अगर पानी आता, सडन क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है तो पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है और पानी बहुत तेजी से निचले इलाकों की तरफ पहुंचता है। ऐसे टेरेन में बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत तेजी से जो पानी आया होगा, तो इस चीज को समझा जा सकता है कि लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा। बहुत तेजी से पानी आया तो ये समझना कि आखिर किस वजह से ये चीजें हुई। और सबसे खास बात ये है कि जो सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो लोनाक लेक है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ उसमें तीस्ता जो रिवर है लैचन वैली में, उसमें जो सडन फ्लैश फ्लड की वजह से सडन क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आई। उसकी वजह से जो खास बात है कि जो चुंगथांग डैम है उसमें ज्यादा पानी भरा, उसके करीब 15 से 20 फीट तक का पानी अचानक से कुछ ही घंटों में आया। और इसके बाद से जब वो पानी नीचे की तरफ आया, सिंगथाम की एरिया की अगर हम बात करें, बरदान का जो एरिया है उनकी तरफ जब पानी बढ़ा तो उनके किनारे जो सेना की जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें पानी में डूब गई। और खास बात है कि वहीं जो सेना के जवान थे वो जो 23, अभी जो सेना की तरफ से जानकारी मिली है कि 23 जो जवान हैं वो अभी तक मिसिंग है। हालांकि इसके बारे में जो राहत और बचाव का काम जारी है। जी,
सुधीर, सेना के जवानों के अलावा क्या और भी कोई लोग हैं जो कि इस ये जो बाढ़ आई है इसमें प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, चूंकि वहाँ सेना की ये इलाका है, वहाँ सेना की गाड़ियां ज्यादा थी, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या जो नागरिक जो लोग हैं वो भी प्रभावित रहेंगे, लेकिन इसके बारे में भी राज्य सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी जो हमारी बात हुई है वो जो सेना के प्रवक्ता है गुवाहाटी के, उनसे हमें जानकारी मिली है। तो जाहिर तौर पर सेना की तरफ से जो नुकसान हुआ है, सेना के जो आर्मी पर्सनल मिसिंग है, उनकी जानकारी हमें दी गई है। इस बारे में जब नागरिक प्रशासन से जानकारी हमें हासिल होगी कि आखिर कुछ अगर नुकसान होता है तो उसके बारे में बाद में जानकारी मिलेगी। अभी तक जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी चूंकि ये ऐसा इलाका है, हिली ट्रेन है, और ज्यादातर क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखते हुए अगर हम खासतौर पर बात करें तो इन इलाकों में सेना की जो मौजूदगी है वो कई हिस्सों पे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां सेना की मौजूदगी बहुत जरूरी है। उस इलाके उस तरीके से अगर हम कहें तो सेना की चूंकि मौजूदगी ज्यादा है तो शुरुआती तौर पर जो नुकसान की बात निकल कर आ रही है वो सेना के लिहाज से निकल कर आ रही है कि जो सेना की कुछ गाड़ियां हैं वो पानी में डूब गई है और सेना के कुछ जो जवान हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 23 जवान लापता हैं और सिक्किम में बादल फटने की जो घटना सामने आई है उसके बाद। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने एशियाई खेलों में अपने सबसे अधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार के एशियाई खेलों में भारत ने 71वां पदक जीतने में सफलता पाई। तीरंदाजी में ज्योति वेन्नम और ओजस दियोताले की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 159-158 से हराया। भारत का इस बार का यह 16वां स्वर्ण पदक है। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में जीते सबसे अधिक 70 पदक की बराबरी की। एशियाई खेलों में आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत हासिल करने में सफलता पाई। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जैवलिन में आज स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। नीरज ने जकार्ता में हुए पिछले एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। नीरज के अलावा मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से रिंग में उतरेंगी। उनके सामने चीन की मुक्केबाज की चुनौती होगी। इससे पहले मंगलवार को भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अनु रानी ने भी इतिहास रच दिया है। एशियाड की महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनु ने स्वर्ण पदक जीता। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंका। भारत के मोहम्मद अफजल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। उन्होंने 1:48-43 मिनट का समय लिया। आखिरी कुछ मीटर में सऊदी अरब के ईसा अली ने उन पर लीड ले ली और वह स्वर्ण से चूक गए। तेजस्विन शंकर ने रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने डेकैथलॉन में यह कामयाबी हासिल की। भारत ने इस स्पर्धा में 1974 के बाद कोई पदक जीता है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।